फिल्म की शुरुआत में हमें योसी से मिलवाया जाता है। योसी को घूमना फिरना बहुत पसंद है। उसे अमेजन के जंगलों में जाना बहुत पसंद है। अमेजन के जंगल में पहुंचने से पहले वह पास के इलाके में जाता है। इस इलाके में बहुत सारे पर्यटक कैंपिंग के लिए आते हैं। यहाँ योसी की मुलाकात मार्क्स नाम के एक लड़के से होती है। उसे भी योसी की तरह घूमना फिरना बहुत पसंद था और इसी प्यार ने उन्हें अच्छा दोस्त बना दिया। मार्क्स योसी को केविन नाम के अपने दूसरे दोस्त से मिलवाता है जो एक फोटोग्राफर है। वह अक्सर जंगलों में जाता रहता है। उसी जुनून और काम की वजह से ये तीनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उनका एक अच्छा ग्रुप बन जाता है। वे यहाँ कई दिनों तक कैंप करते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। एक दिन जब योसी इस शहर में अकेला घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। हैरानी की बात यह है कि वह योसी का नाम जानता था। उसने योसी से पूछा कि क्या तुम्हें अमेजन के जंगलों में जाना पसंद है? मुझे पता है कि तुम वहां जाने के लिए उत्सुक हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कार्ल ने योसी को चौंकाने वाली बात बताई कि जंगलों के बीच में एक भारतीय जनजाति रहती है। वे जंगली लोग हैं और उनके बारे में कोई नहीं जानता। यह सुनकर योसी और भी उत्साहित हो गया क्योंकि वह जंगली लोगों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। कार्ल योसी से कहता है कि अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो या वहां जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। योसी रोमांच पर जाने के लिए बहुत उत्सुक था, बिना यह सोचे कि कार्ल उस पर इतना मेहरबान क्यों है। वह तो अजनबी है और योसी को कैसे जानता है। ये सब सोचे बिना उसने कार्ल के साथ जाने का फैसला किया और उससे भी बढ़कर उसने अपने दोनों दोस्तों को अपने साथ जाने के लिए मना लिया। अगले दिन वे फिर कार्ल से मिलने गए। कार्ल इस बार जंगल का नक्शा भी लाया था और जंगल का नक्शा दिखाते हुए उसने बताया कि उन्हें उस जगह जाने में 3 से 4 दिन लगेंगे जहां यह जनजाति रहती है। वे जंगली लोग हैं और वे उससे पहले विमान से यात्रा करने वाले थे। अपने साथ सभी जरूरी चीजें लेकर यात्रा शुरू करते हैं। विमान से जब वे जंगल के पास पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। वे दिन भर जंगल में पैदल यात्रा करते रहे और फिर रात को डेरा डालकर सो जाते थे। जब आधी रात बीत गई तो उनकी आंख किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज से खुली। उन्हें पता चला कि यह मार्क्स की आवाज थी जिसके सिर पर किसी कीड़े ने काट लिया था। खैर, यह कीड़ा जहरीला नहीं था, इसलिए बिना किसी परेशानी के उन्होंने अगली सुबह फिर से अपनी यात्रा शुरू की। वे दिन भर अपनी यात्रा जारी रखते हैं और शाम को यहाँ भारी बारिश शुरू हो जाती है। उन्होंने अपनी यात्रा भी बारिश में शुरू की थी क्योंकि अगर वे रुक जाते तो बीमार पड़ सकते थे। अंत में वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कुछ लोग रहते थे, लेकिन ये जंगली लोग नहीं थे, ये आम लोग थे और यह एक गांव जैसी जगह थी। सभी ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। उन्हें खाना और आश्रय दिया गया और वे सभी उनके साथ अच्छे से घुल मिल गए क्योंकि वे सभी कार्ल को शुरू से जानते थे। योसी और उसके साथियों को पता चला कि कार्ल अक्सर यहाँ आता है। खैर, अगले दिन वे भी इस जनजाति से बाहर निकल आए और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में आज कार्ल ने उनके सामने एक बंदर का शिकार किया था। वहां से किसी भी चीज का शिकार करना गैर कानूनी था। वे थोड़े डरे हुए थे, लेकिन कार्ल हंसने लगा और वहां से आगे बढ़ गया। न चाहते हुए भी वे पीछे पीछे चलते रहे और रात को उन्होंने फिर से डेरा जमा दिया। अगली सुबह उन्हें फिर से अपनी यात्रा शुरू करनी थी। यात्रा करते समय इस बार मार्क्स चल नहीं पा रहा था। उसके पैरों में बहुत दर्द हुआ और उसके लिए चलना मुश्किल हो गया। तो कार्ल ने अपने जूते उतारे और देखा कि मार्क्स के पैर पूरी तरह से घायल हो चुके थे और उसे ठीक होने में करीब 4 दिन लगेंगे। कार्ल ने उन्हें सलाह दी कि हमें 4 दिन यहीं डेरा जमाना चाहिए, लेकिन योसी और उसका दूसरा साथी जंगली लोगों को देखकर बहुत उत्साहित थे। योसी का दूसरा दोस्त जो एक फोटोग्राफर था, उसे इन सभी रोमांचों के बारे में अपनी डायरी में लिखना था। वह किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं था, इसलिए वे एक नया रास्ता तलाशते हैं। योसी ने नाव बनाकर पानी के रास्ते अपनी यात्रा शुरू करने का सुझाव दिया। कार्ल इस पर सहमत नहीं हुआ क्योंकि नदी का रास्ता बहुत खतरनाक था। यहाँ नदी बहुत तेज गति से बहती है, लेकिन जब केविन और योसी ने जिद पकड़ी तो उन्हें सहमत होना पड़ा। उसके बाद उन सब ने मिलकर एक नाव बनाई। उस नाव पर वो अपना सारा सामान लेकर नदी के रास्ते अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस समय उनका कप्तान कार्ल था क्योंकि कार्ल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस जंगल का रास्ता जानता था। थोड़ी देर तक तो उनका सफर आसान रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद नदी की तेज लहरें उनका संतुलन बिगाड़ने लगी। इस समय कार्ल ने सोचा कि उसे अपनी नाव एक तरफ रख देनी चाहिए, लेकिन केविन अभी भी जिद पर अड़ा था कि उसे पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शायद उसे यहाँ के खतरों के बारे में पता नहीं था। इस सब में उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। योसी उसे बड़ी मुश्किल से रोकता है और अब योसी नाव को किनारे पर ले जाता है। उन्होंने यहाँ एक कैंप लगाया था। कैंप लगाने के बाद कार्ल ने तय किया कि वो पूरी रात इसी कैंप में रुकेंगे और अभी सुबह अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद उसका पानी के रास्ते से यात्रा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने तय किया कि अब वह पैदल ही यात्रा करेगा, लेकिन योसी और केविन इस फैसले के खिलाफ थे। उन्हें अब पैदल चलना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने सोचा कि उन्हें पानी के रास्ते से यात्रा करनी चाहिए।
उन्होंने अब मार्क्स से सलाह मांगी। उसके पैर अब ठीक थे, इसलिए उसने कार्ल के साथ पैदल यात्रा करने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि कार्ल को जीवित रहना आता है और वह इसमें उसकी मदद भी कर सकता है। इसी तरह वे 2 समूहों में बंट गए। कार्ल ने अब उन्हें नक्शा दिखाया और तय किया कि 3 दिन बाद वे जंगल में एक खास जगह पर मिलेंगे। अब अगले 3 दिनों तक कार्ल और मार्क्स पैदल यात्रा करने वाले थे, जबकि योसी और केविन नाव पर यात्रा करने वाले थे। खैर, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। पहले तो नदी तक की यात्रा बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन फिर नदी में तूफान आ गया। लहरें इतनी तेज थीं कि उनके लिए अपनी नाव को संतुलित करना मुश्किल हो गया। नाव उन्हें पानी के बहाव के साथ बहा ले गई। सौभाग्य से नदी के सामने एक बहुत बड़ी चट्टान ने उन्हें आगे बढ़ने से बचा लिया और अब वे अपनी नाव के साथ लटके हुए थे। अगर उन्होंने सही समय पर कोई फैसला नहीं लिया होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। योसी बहुत घबरा गया था, वह कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। तभी केविन उससे कहता है, सुनो योसी, मैं कूदकर किनारे तक तैरता हूँ। किनारे पर पहुंचकर मैं एक रस्सी फेंकूंगा, तुम उसमें से होकर मेरे पास आ जाओ। लेकिन योसी इसके लिए तैयार नहीं था। तब केविन ने उसका हौसला बढ़ाया और वह बड़ी हिम्मत से नदी में कूद गया और काफी मेहनत और ताकत के बाद आखिरकार वह किनारे पर पहुंच गया। इससे पहले कि वह योसी की तरफ रस्सी फेंककर उसे बचा पाता, पानी का बहाव विपरीत दिशा में बहने लगा। पानी के विपरीत बहाव की वजह से योसी पानी में गिर गया और पानी ने तेजी से योसी को यहां से बहा दिया। केविन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने यह सब प्लान नहीं किया था। वह 1 सेकंड में अपने दोस्त की जान बचाने वाला था, लेकिन शायद तब वह योसी को कभी नहीं देख पाता। उसने चिल्लाकर योसी को पुकारा, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। केविन आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद हमें दिखा कि योसी भी पानी के बहाव के साथ बहता हुआ किनारे पर आ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने नदी की तरफ देखा, उसका बैग भी उसके साथ आ रहा था। उसने अपना बैग पकड़ा और उसमें से बाइबल निकाली और उसे पढ़ने लगा। कार्ल ने इस बैग में कुछ गोलियां भी रखी थी। यह एक सर्वाइवल मेडिसिन थी, इससे उसे ताकत मिलती थी। योसी ने यह एक गोली खा ली और अब वह अपने दोस्त को पाने की उम्मीद में अकेले ही जंगल में अपनी यात्रा शुरू कर देता। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद जब उसे यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उसने कार्ल द्वारा दिया गया नक्शा निकाला। नक्शे से दिशाएं देखने के बाद उसने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे एक फल का पेड़ दिखाई दिया। उसने काफी देर से कुछ नहीं खाया था। आखिरकार वह पेड़ पर चढ़ गया और जब उसने फल उठाने की कोशिश की तो वहां बैठा सांप उसे काट चुका था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि सांप के हमले से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सांप भी उसके साथ नीचे आया तो योसी ने सांप पर भी पत्थर से हमला किया और उसे मारकर खा गया। ये सब करने के बाद उसने रात को आराम करने की सोची। रात को वह किसी की आवाज से जाग गया और यह मार्क्स की आवाज थी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह सच में उसके सामने खड़ा था। वह खुश हुआ, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब जाने लगा मार्क्स वहां से गायब हो गया और हमें पता चला कि यह सब उसका भ्रम था। वह पागल हो रहा था क्योंकि वह इतने दिनों से अकेला था। अब जब वह सोने लगा तो उसे लगा कि उसके आसपास कोई जंगली जानवर है। ये सच था। इस बार उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और लाइटर जलाते हुए उसने पीछे से गैस का छिड़काव किया और आग से उसने जानवर को अपने से दूर भगाया और सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द था। उसने अपना सिर छुआ तो उसके सिर से खून निकल रहा था। उसे अपने सिर में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसके सिर में कोई कीड़ा है। यहाँ एक खौफनाक दृश्य दिखाया गया है जहाँ कीड़ा उसके सिर के ठीक अंदर है और वह उस कीड़े को पूंछ से पकड़ता है और उसे अपने सिर से बाहर खींचता है। खैर, अब वह आगे की यात्रा शुरू करता है। रास्ते में उसे चिड़ियों के अंडे भी मिले जिन्हें उसने तोड़कर खा लिया। थोड़ा आगे उसे एक जगह मिली जहां पर जनजाति के लोग रहा करते थे। फिर किसी खतरे के कारण वे वहां से चले गए। ये डेरा डालने के लिए एक अच्छी जगह थी जहां उसने थोड़ी देर आराम किया। यहाँ बैठे बैठे उसके पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। जब उसने अपने जूते उतारे तो देखा कि उसके पैरों में चोट लगी हुई थी। पैरों में दर्द के कारण उसके पैरों से खून टपक रहा था। उसे रात यहीं बितानी पड़ी, लेकिन सुबह वह बहुत उत्साह के साथ इस जंगल से बाहर निकलने के लिए उठा। थोड़ा चलने के बाद उसे पैरों के निशान दिखाई दिए और वह खुश हो गया। उसने सोचा कि ये मार्क्स के पैरों के निशान होंगे। उसे उम्मीद थी कि अब वो अपने दोस्त के बहुत करीब है, लेकिन ऐसा नहीं था। सीन कट जाता है और हमें आखिरकार केविन दिखाया जाता है जो नदी के किनारे उड़कर आया था और गांव वालों ने उसे देखा और उसे बचा लिया। जैसे ही केविन की हालत थोड़ी ठीक होती है वो तुरंत यहाँ के अधिकारी से मिलता है और उससे योसी के लिए मदद मांगता है क्योंकि वो पानी में खो गया था। अधिकारी भी केविन की बात सुनता है और योसी को बचाने के लिए जंगल में एक बचाव विमान भेजता है। इधर योसी जो लगातार 14 दिनों तक इस जंगल में रहने की वजह से अभी भी जंगल में था, उसकी मानसिक हालत अब खराब होती जा रही थी। अचानक उसे ऊपर से एक विमान की आवाज सुनाई दी। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगी
और उसने उन्हें संकेत देने के लिए लाल कपड़ा लिया, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि विमान उसे देख या सुन नहीं पाया। इधर विमान आया और उसने बताया कि उन्हें जंगल में कहीं भी योसी नहीं मिला। यह सुनकर केविन चौंक जाता है और वो एक बार फिर अधिकारी से योसी को बचाने के लिए मदद मांगता है। इस समय अधिकारी ने सोचा कि योसी जंगल में मर गया होगा, क्योंकि वह 2 सप्ताह से जंगल में खोया हुआ है। यहाँ अगर कोई 5 दिन तक जंगल से नहीं आता है तो यह मान लिया जाता है कि वह मर गया होगा। लेकिन फिर भी केविन के दिल में यह उम्मीद थी कि उसका दोस्त जिंदा है। तभी वह गांव में एक व्यक्ति से मिलता है जो जंगल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था और उससे योसी को खोजने के लिए मदद मांगता है। और उससे मदद मांगते हुए अब वह नदी के रास्ते जंगल में वापस चला जाता है। यहाँ जंगल में हम योसी को देखते हैं जिसकी मानसिक हालत खराब होती जा रही थी। उसकी शारीरिक हालत भी खराब हो गई थी। उसने आगे बढ़ने की कोई ताकत नहीं बची है, वह बेजान पड़ा हुआ है। अचानक एक जंगली महिला उसके पास आती है जिसे देखकर वह डर जाता है। जंगली महिला भी उसे देखकर डर रही थी, लेकिन इस समय उसके साथ किसी का होना योसी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था। उसने जंगली लड़की को समझाया कि कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पास आओ और मेरे साथ रहो। वह जंगली लड़की को अपने साथ सुलाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि लड़की आसपास नहीं थी, और फिर यहाँ खुलासा हुआ कि लड़की यहाँ नहीं आई थी। ये सब जो योसी ने देखा था वो उसका भ्रम था। इसके बाद वो अपने दिमाग पर काबू पाता है और एक पेड़ पर पहुंचता है जिस पर ढेर सारी चींटियां थीं। वो अपने कपड़े उतारता है और उस पेड़ को पकड़ लेता है ताकि चींटियां उस पर चढ़कर उसे काटें और उसे नदी तक जाने की हिम्मत दें। उसकी सोच के मुताबिक हुआ भी ऐसा ही। देखते ही देखते सारी चींटियां उसके शरीर पर चढ़ गईं और जब उन्होंने उसे काटना शुरू किया वो चींटियों को अपने शरीर से हटाने के लिए भागा और नदी तक पहुंच गया। आखिर में चींटियों को साफ करने के बाद वो यहाँ वाई लिखता है और अपने नाम का साइन बनाता है ताकि जब भी केविन उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे तो उसे पता चले कि योसी यहाँ जिंदा है। वो सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने से एक कछुआ गुजरा। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और उसे मारने की कोशिश की ताकि वह उसे मारकर खा ले और अपनी भूख मिटा ले, लेकिन फिर उसे इस कछुए पर दया आ गई और उसने कछुए को नहीं मारा। खैर, रात हो गई और अब योसी को पता चल चुका था कि वह बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर आगे बढ़ने के लिए बचने के लिए कोई जान नहीं थी और उसे अभी तक कोई लेने नहीं आया था। उसे लगा कि वह मर जाएगा। इसी उलझन में वह सो गया। सुबह हो चुकी थी तो हमने एक अच्छी बात देखी कि केविन सचमुच उसे ढूंढते हुए नदी के इस तरफ आ गया और उसे योसी का निशान दिखाई दिया। वह समझ गया कि योसी यहीं कहीं आसपास है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वह उसे कहीं नहीं मिला और फिर केविन को यहाँ से निराश होकर जाना पड़ा। केविन को भी लगा कि अब योसी जिंदा नहीं। अब योसी केविन को पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज केविन तक इतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि यहाँ लहरों का शोर बहुत था और नाव भी शोर कर रही थी। इस तरह योसी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसका दोस्त उसे बचाने के लिए इतनी दूर आया, लेकिन शायद किस्मत उसके साथ नहीं थी। वो यही सोच रहा था। तभी केविन पीछे मुड़ता है और आखिरी बार जंगल को देखता है। उसे नहीं पता कि उसे योसी दिख जाएगा। वो शोर मचाता है और ड्राइवर से नाव मोड़वाता है। जैसे ही नाव किनारे पर आती है, केविन योसी के पास दौड़ता है और वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये एक इमोशनल सीन था। वो रोने लगते हैं। केविन को जिंदा देखकर योसी चौंक जाता है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है और फिर वो अपने गांव लौट आते हैं। योसी को देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए। अगर कोई अमेजन वर्षावन में 2 हफ्तों से ज्यादा जिंदा रह सकता था तो वो योसी था। वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो वापस लौट आया। इसके बाद कहानी के अंत में हमें कार्ल और मार्क्स के बारे में बताया जाता है। कार्ल एक अपराधी था जिसने अपनी गैरकानूनी गतिविधियों में सहायता करने के लिए योसी, केविन और मार्क्स को भर्ती किया था। योसी और केविन इतने भाग्यशाली थे कि वे अपने जीवन को बदल पाए, लेकिन कार्ल और मार्क्स के साथ क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। फिल्म के अंत तक हमें पता चलता है कि यह वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित थी।